वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स, जिससे संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टोटल 142 क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी बीपीएससी हो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले जैन बौद्ध धर्म करवाया था फ्रेंड्स, इसके बाद जैन धर्म टॉपिक वाइज मैं करवाता रहूँगा। और ये सभी क्वेश्चन है जो हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल रहेगा फ्रेंड्स, तो जब जी चाहे वहाँ पर जाकर के पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखना है। क्या लिखना है फ्रेंड्स? मास्टर माइंड इस तरह से ऑफ जीके, तो वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, आपका है जो बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी है, मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट तक, नहीं तो आपका मई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुड़े रहिएगा। चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। समय के अभाव के चलते फ्रेंड्स थोड़ा सा भी मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी समय निकाल करके मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जारी रखूंगा फ्रेंड्स। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये हमें जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। पहला का जवाब सभी को बताना है। चलिए सवाल नंबर दूसरा से देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 52 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। करेक्ट आंसर 2 का ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में और क्वेश्चन को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति किसी को मृत्यु की सज़ा माफ़ कर सकता है? सभी को पता है फ्रेंड्स, अगर किसी को मृत्यु की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दे जाती है तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर सकता है या उम्र कैद में बदल सकता है। यह क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अर्थात राष्ट्रपति किसी की मृत्यु सजा को माफ़ कर सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है, क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गेस करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। चौथा नंबर सवाल आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 4 का करेक्ट आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के सम्राट से। और 5वां नंबर सवाल आपका है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गेस करते चलिएगा। 5 का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल को देखिए कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अभी हमने देखा तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान आपका राष्ट्रपति होगा? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए संघीय कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो आपका राष्ट्रपति में होता है। देखिए भारत में है जो फ्रेंड्स कार्यपालिका प्रधान जो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होता है फ्रेंड्स, वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या होगा फ्रेंड्स? 8 का, तो देखिए राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ ही प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी को याद कर लेना है। और बाद में जब भी चाहे आपको रिपीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो PDF मांगते थे तो एप्लीकेशन में डाल देते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग पढ़ते रहिएगा।
9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। 10 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति होता है। 10 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उसकी योग्यता 35 साल की उम्र हो फ्रेंड्स, भारत का नागरिक हो और कोई भी लाभ पद पर न हो, तो ये सभी है जो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 58 है जो भारत के राष्ट्रपति की पद की योग्यता को निर्धारण करता है। अगला सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति को है जो फ्रेंड्स महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो 100 आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना 12 है ना, यहाँ पर 13 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया है। तो देखिए 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, NS रेड्डी हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, उसके बाद R वेंकटरमन होंगे, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होंगे। ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक क्वेश्चन तो ये बन गया फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 75 के तहत है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 75 के तहत तो आपका हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 75 के तहत तो आपका हो गया राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री का, लेकिन अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिए। कितना? अनुच्छेद 74 के तहत ये कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 15 का करेक्ट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 76 के तहत। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि आपका राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, कि राष्ट्रपति नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 के तहत है जो राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? टॉप मोस्ट VVI सवाल है ये। तो देखिए संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके पास शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है 19 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति है जो किसी को क्षमादान करता है, वो देखिए अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। तो कैसी शक्ति? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें इसका आंसर आप लोग से सही होता है या नहीं होता है। 19 का करेक्ट ये न्यायिक शक्ति हो जाएगा, ठीक है, विधायी नहीं, न्यायिक शक्ति हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? कौन से राष्ट्रपति थे जिनका संबंध ट्रेड यूनियन से रहा है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, VV गिरी का। चलिए 21 नंबर सवाल, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन जो बनाया गया था उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका एडविन ल्यूटिनियस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का। 22 नंबर सवाल को देखें,
उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन आया हुआ है। उपराष्ट्रपति से संबंधित भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये राज्यसभा के। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, यानी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स घुमा फिरा के, तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। 25 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इसमें से आवश्यक योग्यता कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये है जो इसका योग्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 26 नंबर, बाकी तो ये सब रहता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, उसे लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की योग्यता रखता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। अगला सवाल को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए गेस कीजिए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मिनिमम तो आपका 35, अधिकतम कितना होना चाहिए, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं। ऑप्शन नंबर डी 27 का करेक्ट आंसर होगा, यानी अधिकतम आयु की लिमिटेशन नहीं है, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 28 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो पुनः निर्वाचन के लिए 58 अनुच्छेद 57 करता है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए, तो अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का डी। 29 नंबर सवाल को देखिए कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं, इसका भी कोई सीमा नहीं है, जितने बार चाहे बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या गेस कर लिए होंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, ये सब सवाल तो बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए सभी लोग याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए, यहाँ नोट्स में जो लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि पहले जो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर 17वां संविधान संशोधन, ठीक है, जब 17वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, उसका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो 17वां संविधान संशोधन याद रखेगा। अगला है फ्रेंड्स आपका 32 नंबर सवाल, आपका है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो देखिए इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में पूछेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति पद का अगर जो चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑप्शन नंबर डी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा जितना प्रस्तावक होता है उतना अनुमोदक होता है, यानी 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 प्रस्तावक होता है, 50 अनुमोदक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल को देखें, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ बात, तो कौन अयोग्य मानी जाएगी। तो भारत का नागरिक हो तो नहीं मानी जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, अर्हता हो, तो ये भी सही है। कोई लाभ पद पर ग्रहण किए हुए, ये नहीं माने जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 36 का आप लोग इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, तो 36 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, वही एकल द्वारा होगा। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नोट्स में जो लिखा हुआ है भी याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देखिए अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है, ठीक है। अनुच्छेद कितने चुनाव होता है? जो 55 के अनुसार होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वही क्वेश्चन फ्रेंड्स जो पहले बताया घुमा फिरा करके, तो वही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 71 के तहत, ठीक है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो कहाँ जाता है फ्रेंड्स केस? तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अगला सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव प्रसार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 42 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इनका कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? कौन सा अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अपने पद का शपथ लेगा, ग्रहण करेगा फ्रेंड्स, तो वो है जो 5 वर्ष तक बना रहेगा? तो 43 का बी होगा करेक्ट। 56 अनुच्छेद 56 में कहा गया है 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। अगला सवाल को देखिए 44 नंबर सवाल कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 44 का, तो देखिए सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होता है, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। तो सही है फिर 44 का, तो ये तो आपका सही है। एक सही है पहला कथन। दूसरा में है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, ये भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः निर्वाचित नहीं हो जाता है, ये भी सही है, स्वतः नहीं होगा। फिर अगला है फ्रेंड्स आपका लास्ट में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं जाता, ये गलत है। अभी मैंने पढ़ाया फ्रेंड्स कि इससे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है, इसमें कह रहा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाता, तो ये आपका गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है फ्रेंड्स? चलिए 45 का, तो वो क्या है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा उस पर महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को पद के हटाने की प्रक्रिया, वो तो यहाँ क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि पद पर हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, और आपका प्रक्रिया कौन सा अपनाया जाएगा? तो महाभियोग के द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और कितने अनुच्छेद के तहत? तो 61 के तहत। अगला सवाल को देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ठीक है, यानी कि संविधान का उल्लंघन कर अतिक्रमण कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो कहाँ इस जो अभियोग लगाया जाएगा, महायोग कहाँ शुरू किया जाएगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो संसद के किसी दोनों सदन में से किसी में भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो आपका संसद के कोई भी सदन, उच्च सदन आपका लोकसभा हुआ और निम्न सदन नहीं, उच्च सदन राज्यसभा हुआ, लोकसभा निम्न सदन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, तो दोनों में से कहीं पे भी लगाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है उस पर आपका महाभियोग? तो देखिए संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पहले भी बताया था मैं।
49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अमेरिका का संविधान से। 49 का ए। 50 नंबर सवाल को देखिए। 50 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि कार्यकाल पूर्ण होने पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। देखिए क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स, लेकिन घुमा फिरा के सब पूछा गया इस तरह से। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले, यानी कार्यकाल पूर्ण होने 5 साल नहीं पूरा हो उसके पहले हटाएगा तो संसद द्वारा, महाभियोग के द्वारा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है तो कितना दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाता है? तो 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 51 का। 52 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, टोटल 142 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर सवाल है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? तो 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद और गोपनीयता का शपथ देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखा हमने फ्रेंड्स कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका 54 का बी होगा, अनुच्छेद 60 के तहत है जो राष्ट्रपति उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो कहाँ किसके पास लेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी टाइप का क्वेश्चन जब बिहार पुलिस में भी आपको पूछा जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो कौन रहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो। 57 नंबर सवाल को देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रपति त्यागपत्र देना किसे देगा? भारत के जो उपराष्ट्रपति उसे देगा। 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है, उसी तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? देखिए राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति की किसको देता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 58 का गेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे रहा है तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति फिर किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, भारत के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल है 59 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो वही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? वही क्वेश्चन को देखिए बार बार घुमा कर पूछा जा रहा है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य सकता है? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लिया जाए कि राष्ट्रपति किसी कारणवश वो अपने पद पर नहीं रह रहे हैं तो कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो वो कितने वर्ष तक रह सकते हैं? गेस कीजिए फ्रेंड्स। 61 का करेक्ट आंसर, तो ये 6 माह तक रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनका चुनाव कराया जाएगा। 6 माह तक उपराष्ट्रपति पद पे बने रह सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। 62 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे? ठीक है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री कौन रहे थे? तो 62 का करेक्ट आंसर बी होगा, ज्ञानी जैल सिंह इसके राष्ट्रपति बनने के पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, इसमें से 3 ऐसे हैं जो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति बने थे उसके पहले उपराष्ट्रपति थे, एक ऐसे थे जो कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। यही ज्ञानी जैल सिंह फ्रेंड्स क्या था? केंद्रीय मंत्री थे ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे कौन फ्रेंड्स? तो लगातार 2 बार रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है 65 नंबर, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी, तो 65 का ये बीवी गिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। निर्विरोध कहे जाते हैं फ्रेंड्स, चुने क्वेश्चन रहता है कि कौन निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन हो जाएगा 67 का, गेस करिए फ्रेंड्स। ये तो रहे हैं डॉक्टर अभी भी रहे हैं, यानी ये आपका डी श्री राजगोपालचारी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। अगला सवाल को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर कितना में? बी में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 69 को देखें फ्रेंड्स, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? अभी बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 70 नंबर सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व में हो गए थे? बहुत अच्छा सवाल है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, यानी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 70 का सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? वही क्वेश्चन घुमाया हुआ है, तो राष्ट्रपति में होता है। तीनों सेना का जो मेन होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। 71 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का है जो नियुक्ति नहीं होता है, इसका भी चुनाव होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसमें से किसका करता है? तो भारत का महान्यायवादी का करता है, ए भी हो जाएगा। नियंत्रण महालेखा, ए भी हो जाएगा। एक राज्य का राज्यपाल, इसका भी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी का हो जाएगा, 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 74 नंबर सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, केंद्रीय जितने भी मंत्रिमंडल का मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह देते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो देखिए, इसमें किसकी नहीं होती है, तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लोकसभा अध्यक्ष, जी हाँ, अब इसका करेक्ट आंसर है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और इनमें ये सब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 75 का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा ए। 76 नंबर सवाल को देखिए, 76 नंबर सवाल आपका है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ठीक है, अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा भी हो जाता है फ्रेंड्स, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी मर्जी तक वो राज्यपाल बने रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर सवाल को देखिए, 77 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर योजना आयोग का। बाकी वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोकसेवा आयोग का नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन योजना आयोग का ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। योजना आयोग की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 78 का। 78 का भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इसका स्वीकृति इनका लेना जरूरी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 78 का सी हो गया। 79 का देखें कि 79 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? गेस कीजिए फ्रेंड्स, कितना होगा? देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों कर रहा है, तो राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करता है, तो टोटल कितना हो गया? 14 करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा केवल लोकसभा में फ्रेंड्स तो 2 हो जाएगा, और राज्यसभा में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, यहाँ पर देखिए संयुक्त रूप से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 का ए हो जाएगा। 81 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सकता है? 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, यह अधिकार है जो राष्ट्रपति को नहीं है। चलिए, 81 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 82 नंबर सवाल को देखिए, 82 नंबर सवाल है आपका, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो 82 का ही राष्ट्रपति को है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 83 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत है, जो राष्ट्रपति है जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना है? 143। चलिए 84 नंबर, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसे है? तो देखिए संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों अधिवेशन, वो बुलाता कौन है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता है आपका राष्ट्रपति। अगला सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, कौन देगा सलाह और मंत्रणा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 85 का। तो इसका देखिए 84 का तो हो गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया था ना राष्ट्रपति। और 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो संघीय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद है जो इसको सलाह और मंत्रणा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल के, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की है? तो देखिए आर्थिक संकट जो वित्तीय आपात है, ये सब कभी एक बार भी नहीं हुआ, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आर्थिक संकट की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है, वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 वाला है फ्रेंड्स, वो अभी तक नहीं किया गया। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने बार वित्तीय आपात लागू हुआ है? तो अभी एक बार भी नहीं हुआ, यानी आर्थिक संकट वाला अभी एक बार नहीं हुआ है। तो 86 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखें कि विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्लाह, याद रखेगा। ये एम हिदायतुल्लाह के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो कुछ दिन आपका राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। अगला सवाल को देखिए 89 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना इनका काम नहीं है। ठीक है, 89 का डी। बाकी लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावासन करना, ये सभी राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना ये इनका काम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों का प्रत्यक्ष प्रत्यय पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं? तो यही आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? देखिए पुनर्विचार के लिए इसमें जो 91 का करेक्ट आंसर धन विधेयक को है, जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस बिट्टो का प्रयोग करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन बिट्टो का प्रयोग करता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा बी, निलंबनकारी बिट्टू का प्रयोग करता है। कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो निलंबनकारी बिट्टू का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है जो किस पे कर सकता है? संघ सूची व समवर्ती सूची पर ये अपना है जो अध्यादेश जारी कर सकता है, संघ और समवर्ती सूची पे। तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल को देखिए, 94 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राज्य सूची पर राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे जारी करेगा? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, जबकि राज्य सूची पर अध्यादेश ये जारी नहीं करेगा। 94 हो गया। 95 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जब दोनों सत्र में हो तो उस समय अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में है तो उस समय अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। 95 करेक्ट आंसर सी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या करेगा? 96 का करेक्ट आंसर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, अगला सवाल है 97 नंबर सवाल कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, इसका 97 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रतिवर्ष भी कर सकता है और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। 98 नंबर सवाल को देखिए, 98 नंबर सवाल आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? 99 का। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। अगला सवाल है 100 नंबर सवाल की किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति करता है। आहूत करना नहीं, बुलाना होता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है। तो किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, उपयुक्त में से सभी परिस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करने, ऐसी स्थिति में है जो राष्ट्रपति है जो संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मात्र 40 क्वेश्चन और देखेंगे फ्रेंड्स। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय करता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी वगैरह समय से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 101 का करेक्ट आंसर है, अब किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। संचित निधि, याद रखिएगा, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए राष्ट्रपति को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का। चलिए 102 नंबर सवाल को देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बहुत अच्छा सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अभी क्वेश्चन देखिए इसी से बना था कि सलाह किससे ले सकता है राष्ट्रपति? तो संघीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सलाह मानने के लिए बाध्य है, कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। 102 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 103 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 103 नंबर है सवाल आपका, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? मान लीजिए भारत पर आक्रमण कोई करता है फ्रेंड्स, तो युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा ना, ऑप्शन नंबर, क्योंकि कार्यपालिका प्रधान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर सवाल को देखिए। 104 नंबर सवाल है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। अगला सवाल 105 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? 105 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही आपका राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। 106 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो अध्यादेश कौन जारी करेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, जब अधिवेशन नहीं रहेगा तो। अगला सवाल को देखिए 108 नंबर की, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जारी रखा जा सकता है? 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी मामलों में कर सकता है, इतने मामलों में वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान प्रदान कर सकता है। अगला सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो देखिए 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध सभी होता है। वीटो पावर इनके पास सभी होता है, ये तीनों। अगला सवाल है 111 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था, कौन सा था फ्रेंड्स? तो देखिए भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति है जो एक बार अपना वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो 111 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखिए एंग्लो इंडियन का करता है ना आपका लोकसभा में, और 12 राज्यसभा में करता है, टोटल 14 करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, समझ गए होंगे। 112 का भी लोकसभा में कितना फ्रेंड्स? 2 एंग्लो इंडियन का और राज्यसभा में 12।
अगला सवाल को देखिए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे एक क्वेश्चन था कि जो क्षमादान करता है तो कैसा अधिकार था फ्रेंड्स, वो न्यायिक अधिकार था। ठीक है, वो क्या था, आपका न्यायिक अधिकार था। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जो कैसा अधिकार है। जिस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा विधायी अधिकार है। जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो विधायी होता है, क्षमादान वाला न्यायिक अधिकार होता है। 114 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अच्छा सवाल 114 का फ्रेंड्स, 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसके लिए भाग ही नहीं होता, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो है परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्य का जो विधानसभा है वो महाभियोग का भाग नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष, पढ़ा लिखा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद चुने जाने की योग्यता, देश का नागरिक हो। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी विडंबना है कि जो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनको पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान ही नहीं है। बहुत ही अजीब सी लगती है फ्रेंड्स, एक चपरासी की नौकरी के लिए कहता है कि आपका मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए, और जो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स संविधान में, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तो उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री किस तरह से बने थे फ्रेंड्स, याद करिए, राबड़ी देवी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थी फिर भी वो मुख्यमंत्री बने थे। उसी तरह से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री पद पर है तो वो पात्र नहीं होंगे। यदि कब नहीं होंगे तो इसको 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होते हैं, एक विधान सभा होते हैं। विधान परिषद है जो उच्च सदन होता है और विधानसभा है जो निम्न सदन होता है। तो अगर विधान परिषद के सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री हैं तो क्या है फ्रेंड्स, मतदान में भाग नहीं लेंगे। समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य है तो नहीं होंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। किसकी सलाह लेंगे फ्रेंड्स, कहाँ जाए, अभी बताया वही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में ही जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपया उनको प्रति माह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, तो मात्र 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर सवाल को देखें कि राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष सालाना मिलता है। 120 का तो 30 लाख रुपया पेंशन के रूप में प्रति वर्ष मिलता है। ठीक है, 30 लाख रुपया उनको पेंशन के रूप में साल भर में दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो देखिए भारत का जो संसद है जिसे हम लोग अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, तो वो इसका 3 अंग होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है, राष्ट्रपति। तो किसका अंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 121 का ही हो जाएगा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है, संसद का अंग है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। संसद में जो भी विधेयक पेश किया जाता है अगर राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे देती है फ्रेंड्स तो वो क्या होता है, नियम बन जाता है। ठीक है, तो 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला देखिए, सभी क्वेश्चन किसी कहीं कहीं पूछा हुआ है। 123 नंबर सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ठीक है, 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए 124 नंबर सवाल को दे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 125 नंबर सवाल को देखिए, 125 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बना होता है। वही क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए संसद के दोनों सदन रहता है उसमें फ्रेंड्स, राज्य के विधानसभा का जो सदस्य उस निर्वाचित सदस्य रहता ही, राज्य के विधान परिषद इसका नहीं रहता है। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता। दिल्ली पुदुचेरी का विधानसभा इसका भी निर्वाचित सदस्य रहता है। देखिए एक बार पुनः बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं भाग, और जो राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो विधान परिषद वाला नहीं लेते हैं। और 17वां संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, उसका भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर 125 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो 126 का करेक्ट आंसर भी संघीय संसद करता है। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, यही मैं बार बार बता रहा था फ्रेंड्स कि 17वां संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 128 का करेक्ट आंसर भी सभी लोग याद रखेंगे। 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 129 नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए वही संवैधानिक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। 129 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 130 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो देखिए अभी तो होता है फिर निर्वाचक मंडल एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ना, लेकिन जब पहले बार ये राष्ट्रपति बने थे संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। अगला सवाल 131 नंबर सवाल है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबंधित करके लिखेंगे। तो यदि भारतीय उपराष्ट्रपति करा है ना 131 का, तो उपराष्ट्रपति करेगा तो किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। और राष्ट्रपति करेगा तो किसको कर देगा त्यागपत्र, तो अपना उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो उपराष्ट्रपति करेगा तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति करेगा तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कर रहा है तो राष्ट्रपति को करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति करेगा तो उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल को देखते हैं। 132 नंबर सवाल आपका कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है। तो 132 का करेक्ट आंसर, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो किसको है फ्रेंड्स, संसद को है ना, संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर 133 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर सवाल और 10 सवाल और है फ्रेंड्स, 8-10 सवाल और बच रहा है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा का कितना होगा, 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में कितना, 2, टोटल कितना, तो 14। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 135 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति है जो दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 135 का 136, युद्ध की घोषणा तथा शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। 138 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, संसद के सदनों को संदेश भेजना है जो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। बाकी क्षमादान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, अध्यादेश का प्रख्यान, ये सभी है। तो 138 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 139 नंबर सवाल को देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, लगातार 2 बार, यानी 12 वर्ष तक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 140 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स, 140 नंबर ने इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 12वें राष्ट्रपति कौन बने थे, तो प्रतिभा सी पाटिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 141 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेगा, तो विधान परिषद नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का, विधानसभा का लेता है, विधान परिषद का नहीं लेता है। चलिए फ्रेंड्स, आज 41 क्वेश्चन, टोटल 141 ही था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि
40, इनमें से कौन 40 41, एक क्वेश्चन लगता है जो नंबरिंग गड़बड़ा था फ्रेंड्स, उसी हिसाब से यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो टोटल 141 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 141 नंबर सवाल का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग नहीं लेता है फ्रेंड्स, तो विधान परिषद का जो सदस्य भाग नहीं लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग टोटल देखें फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रपति से संबंधित टोटल 142 क्वेश्चन देखिए, एक नंबरिंग में मिस्टेक हुआ था। 142 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ये सभी प्रश्न है जो आपका टॉप स्पेशल जीके देखिएगा उस फ्रेंड्स, आपका स्पेशल जीके आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन में, ठीक है। स्पेशल जीके में ये सब टॉपिक आपको मिल जाएगा। देखिए मैं इस पर कर रहा हूँ तैयार फ्रेंड्स। देखिए कि इसमें टोटल 60 से 70 टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जाइएगा, ये 60 टॉपिक अगर पढ़ के जाइएगा तो मेरा पूरा दावा है फ्रेंड्स, इसमें 50 प्रश्न आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा आपका कोई भी एजुकेशनल एप्लीकेशन पर आपको नहीं मिलेगा टॉपिक वाइज और इतना सटीक क्वेश्चन मतलब कि इकट्ठा किया हुआ, ठीक फ्रेंड्स। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और उसमें जब भी एग्जाम के टाइम में कम समय में आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं उनका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। नहीं तो प्ले स्टोर में जाएँ, आराम से मास्टरमाइंड लिखिएगा, उसमें देखिएगा एक लोगो बना रहेगा, इसमें यहाँ पर नीचे में सरस्वती माता जी का फोटो लगा रहेगा, ठीक है। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ऐसा कुछ लिखा रहेगा मास्टरमाइंड ऑफ जी के, तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर में जा करके। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।